चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आईटी एंड कंप्यूटर। देखो, आईटी एंड कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड कंसेप्ट में सबसे पहले होता है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करता है कंप्यूटर और मशीन को सिमुलेट करना है एज अ ह्यूमन लर्निंग। ठीक है, मतलब ये करता क्या है कि ये टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को और मशीन को जो ह्यूमन बीइंग जैसा काम करे और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में काम कर पाए। देखो, स्टेजेस ऑफ एआई देखोगे ना, सबसे पहले आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई जो है, तो उसमें सबसे पहले स्टेज 1 में मशीन जो है वो इमिटेट करता है ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन के बिहेवियर की तरह शो ऑफ करता है, स्पेशलाइज्ड इन वन एरिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दूसरा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो देखो, सबसे पहले आ गया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा आ गया जनरल इंश्योरेंस। इसमें जनरल इंश्योरेंस में मशीन जो है वो कंटिन्यूसली लर्न एंड आर एज स्मार्ट एज ह्यूमन। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में वो कंटिन्यूस काम करता है एज स्मार्ट एज ह्यूमन। वहीं पे अगर नैरो इंटेलिजेंस आप देखोगे ना, ओनली फोकसेस ऑन ओनली वन बिहेवियर और वन एरिया टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और वहीं पे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आप देखोगे तो देयर इज, मतलब इट इज़ स्टेज 3 सुपर इंटेलिजेंट बाई बीइंग सेल्फ अवेयर एंड इंटेलिजेंट इनफ टू सरपास द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ह्यूमन। मतलब अब वो सेल्फ अवेयर रहता है और ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा काम करने का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। वही मशीन लर्निंग जो है वो इनेबल करता है एआई को, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि वो इमिटेट कर पाए द वे दैट ह्यूमन लर्न्स ग्रेजुअली इम्प्रूविंग देयर एक्यूरेसी। मतलब वो धीरे धीरे अपना डेटा को एनरिच करते जाएगा और वो अपना एक्यूरेसी को और एफिशिएंसी को बढ़ाता जाएगा। वहीं पे सुपर सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है बेसिकली यूज द लेबल डेटा सेट द टू ट्रेन एल्गोरिदम टू प्रिडिक्ट आउटकम एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न। मतलब उस तरह के पैटर्न को, मतलब एक ही तरह का काम वो बार बार करेगा और अपने आप को उस एल्गोरिदम में सेट कर देगा फॉर अ बेटर आउटकम। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये बेसिकली इट यूजेस द एल्गोरिदम जो एनालाइज करेगा एंड क्लस्टर द अनलेबल्ड डेटा सेट। मतलब वो अपने आप को वो अपना एल्गोरिदम को इस तरह एनालाइज करेगा और क्लस्टर करेगा अनलेबल डेटा सेट को। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी है। तो एनएलपी होता क्या है? ये मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करेगा कंप्यूटर को कि वो क्या करे, वो इंटरप्रेट करे और कॉम्प्रिहेंड करे ह्यूमन लैंग्वेजेस को। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? वो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करेगा कंप्यूटर को कि वो इंटरप्रेट करे, मतलब एज एन कोड डिकोड करे और कॉम्प्रिहेंड करे ह्यूमन लैंग्वेजेस को। ठीक है, मतलब ह्यूमन लैंग्वेजेस को जाने और पहचाने। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क मतलब कंप्यूटेशन मॉडल। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो बेसिकली इन्फ्लुएंस किया गया है बाय ह्यूमन ब्रेन न्यूरल स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल स्ट्रक्चर को ये पहचानेगा और उसी तरह ये काम करेगा। उसके बाद डीप लर्निंग में बेसिकली इट इज टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जो यूज़ करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, जो बेसिकली लर्न करेगा फॉर डेटा जो सिमिलर है टू द वे वी लर्न। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब एलएलएम, ये बेसिकली एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो बेसिकली अंडरस्टैंड करता है और जनरेट करता है टेक्स्ट को, बिल्ड करता है न्यूरल नेटवर्क्स को, नोन एज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। वहीं पे मल्टी मॉडल एलएलएम देखोगे तो बेसिकली दीज आर एलएलएम ट्रेंड ऑन लार्ज डेटाबेस जो इंक्लूड करता है बोथ टेक्स्ट को और नॉन टेक्सुअल डेटा को, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। वो हो गया आपका मल्टी मॉडल एलएलएम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? मल्टी मॉडल एलएलएम जो है वो बेसिकली ऐसा लार्ज डेटाबेस जो हैंडल करता है, ट्रेन करता है, जिसमें बोथ टेक्स्ट और नॉन टेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब दोनों से वो हैंडल हो सकता है। उसके बाद जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो है बेसिकली रिफर करता है फैमिली ऑफ एलएलएम जो बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकता है और जनरेट कर सकता है टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज। जिसमें जनरेटिव आप देखोगे ना, बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंटेंट सच एज टेक्स्ट एंड इमेजरी। और वहीं प्री ट्रेंड आप देखोगे तो प्री ट्रेन मॉडल जो है बेसिकली सेव्ड नेटवर्क है जो बेसिकली डेट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट यूजिंग अ लार्ज डेटा सेट जो रिजॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को और एकम्पलिश कर सकता है, एम्पलिश कर सकता है स्पेसिफिक टास्क को। वहीं ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है जो बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है अन इनपुट इनटू अनदर टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद एजेंटिक एआई, ये है क्या? तो एजेंटिक एआई जो है बेसिकली एआई सिस्टम है जो दैट कैन ऑटोनोमसली मेक डिसीजन, टेक एक्शन और अडाप्ट कर सकता है
टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल इंडिया फर्स्ट एजेंटिक एआई कृति। तो एआई कृति जो है वो क्या है, एजेंट है, ऐसा एआई जो एजेंट की तरह काम करेगा, जो कैन ऑटोनोमसली खुद से अपना डिसीजन बना सके और एक्शन ले सके। साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, मतलब कहीं मान लो पॉजिटिवली कुछ बोलना है या कुछ नेगेटिवली बोलना है, तो अपने आप को वो अडेप्ट करे एज पर द सिचुएशन एंड गिव द डिसीजन। और इंडिया का एक अपना है फर्स्ट एजेंटिक, तो उसका नाम क्या है, एआई कृति। ठीक है। अब देखो भारत जेन के बारे में पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया भारत जेन। ये है क्या, एट भारत जेन समिट। अब देखो भारत जेन के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये आपको समझ में आया ना कि इंडिया ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जेन लॉन्च किया है, भारत जेन समिट। अब भारत जेन के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिया का पहला मतलब इंडिजीनियसली डेवलप्ड एआई बेस्ड मल्टी मॉडल एलएलएम है। ठीक है। तो एलएलएम के बारे में जब हम लोग यहाँ पे पढ़ा था ना, देखो एलएलएम जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये एआई सिस्टम है जो बेसिकली अंडरस्टैंड करेगा और जनरेट करेगा टेक्स्ट जो इंसान के दिमागी भाषा को पढ़ पाए। राइट, वो आपको समझ में आया। तो एक मल्टी मॉडल एलएलएम है, दिमागी भाषा को पढ़ेगा और उस तरह का लैंग्वेज को जनरेट करेगा फॉर इंडियन लैंग्वेज। जैसे देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है ये भारत जेन। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब आप समझ सकते हो ना, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर और पब्लिक मतलब एज इन प्राइवेट शेयर भी रहेगा कुछ। तो देखो लॉन्च किया गया एज अ नॉट प्रॉफिट कंपनी, वैसा कंपनी जिसमें कुछ आपको आउटकम एज एन प्रॉफिटेबल आउटकम नहीं चाहिए, विथ फंडिंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डेवलप किया गया अंदर नेशनल मिशन ऑन इनडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPs। उसके बाद देखो ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब TIH फाउंडेशन, किसके लिए, फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के लिए एट IIT बॉम्बे, जिसका 4 प्राइमरी गोल है। तो 4 प्राइमरी गोल में सबसे पहला है क्रिएट करना है भारत सेंट्रिक फाउंडेशनल LLM मॉडल, मतलब भारत सेंट्रिक मतलब इंडिया सेंट्रिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उस तरह का ये न्यूरल नेटवर्क का लैंग्वेज डेवलप करेगा, मतलब जो फोकस करेगा इंडियन लैंग्वेज में, उसके कल्चर में और ट्रेडिशन में। साथ ही साथ कवर करेगा जितने भी 22 मतलब 22 शेड्यूल है ना, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, हमारे कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर बताओ उसको। देखो भारत डेटा सागर, जो मतलब 4 प्राइमरी गोल्स में पहला आ गया आपका क्रिएशन ऑफ भारत सेंट्रिक फाउंडेशनल, दूसरा है भारत डेटा सागर जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड है, टू सेंट्रलाइज्ड हाई क्वालिटी भारतीय डेटा नेसेसरी फॉर मॉडल बिल्डिंग, और तीसरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनोवेशन, मतलब एम्पावर करेगा एंटरप्रेन्योर को, मतलब स्टार्टअप्स को विथ टूल्स मेंटरशिप और कोलैबोरेशन, जो क्रिएट करेगा इनोवेटिव एआई एप्लीकेशन फॉर इंडिया। और चौथा है स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब स्ट्रेंथन करना है इंडिया का एआई टैलेंट पूल। अदर इनिशिएटिव में देखा जाए तो जो प्रमोट करेगा एआई इकोसिस्टम इन इंडिया को, तो इंडिया एआई मिशन 2024, ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया भाई इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन IBD अंडर डिजिटल ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके पास 7 पिलर है, मतलब ये बेस्ड है 7 पिलर्स में। उसके बाद इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, ये बेसिकली अनवील किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI के द्वारा अंडर इंडिया एआई मिशन। फिर तीसरा है नेशनल एआई पोर्टल, दैट इज इंडी एआई, ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है MITI नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD और नास्कॉम के बीच में नेशनल एआई पोर्टल। उसके बाद एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसिमिलेशन प्लेटफॉर्म एरावत, ये क्या है, जो प्रोवाइड करेगा कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म, किसके लिए, एआई रिसर्च और नॉलेज के लिए। ठीक है, मतलब एआई रिसर्च और नॉलेज को एक साथ एसिमुलेट करेगा, जो क्या करेगा कॉमन कंप्यूट लेवल एज इन एक प्लेटफॉर्म देगा, जो आप एआई को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसके रिसर्च में काम कर सकते हो। ठीक है। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, ये बेसिकली किस लिए है, जो गाइड करेगा रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और यूज़ करेगा एआई को। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद अदर नेशनल स्ट्रैटेजी, सॉरी अदर्स में देखा जाए तो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई NSAI, उसके बाद नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम, उसके बाद युवा एआई इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और सृजन जो जेन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। फिर इनिशिएटिव जो है जो एट ग्लोबल लेवल में है वो कौन सा है, अभी हम लोग कुछ देर पहले इंडिया का इनिशिएटिव देखा। अब ग्लोबल लेवल में देखोगे तो यूरोप्स एआई एक्ट 2024, यूरोप का फर्स्ट मेजर रेगुलेशन है ऑन एआई। फिर ब्लैंकशे
डिक्लेरेशन, तो ब्लैंचले डिक्लेरेशन 2023 जो है ये साइन किया गया 28 कंट्रीज़ के द्वारा। आपको याद है ये डिक्लेरेशन, ब्लैंचले डिक्लेरेशन जो है वो याद रहना चाहिए, जो साइन किया गया 28 कंट्री एंड ईयू के द्वारा। ये बेसिकली इस्टेब्लिश करेगा ए शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क पोस्ट बाय फ्रंटियर एआई। फिर अदर देखा जाए तो G7 ऑन एआई 2023 एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखो डीप फेक, ठीक है, एक न्यू, मतलब ये टर्म जो है ना, ये टर्म भले न्यू होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। तो डीप फेक के बारे में पढ़ते हैं। तो यूएस ने इनैक्ट किया टेक इट डाउन एक्ट, जो टैकल करेगा हार्मफुल डीप फेक ऑनलाइन। मान लो ऑनलाइन में ना कोई ऐसा वीडियो है जिसमें सिर किसी का और हो और बॉडी किसी का और हो, उस तरह का एक वीडियो हो गया, तो उसको तुरंत टेक डाउन करना है। तो टेक इट डाउन एक्ट जो है वो यूएस के द्वारा इनैक्ट किया गया। अब देखो डीप फेक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये एक कैसा डीप फेक जो है, ये वीडियो है, फोटो है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो बेसिकली सीम्स रियल, सही में मतलब सच दिखता है, बट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड विथ एआई ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड मैनिपुलेशन। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आप देखोगे तो डीप लर्निंग टेक्निक्स है, वहीं पे ये इन्वॉल्व करता है रिप्लेसिंग फेसेस, मैनिपुलेटिंग द फेशियल एक्सप्रेशन और सिंथेसाइजिंग द स्पीच। पोटेंशियल एप्लीकेशन आप देखोगे ना, सबसे पहले एंटरटेनमेंट में, तो फॉर क्रिएटिंग द इफेक्ट इन मूवीज़, ठीक है, डीप फेक वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ई कॉमर्स में कहाँ यूज़ हो सकता है, तो क्रिएटिंग द कस्टमर लाइकनेस फॉर वर्चुअल ट्रायल ऑफ क्लोथ, तो वर्चुअल ट्रायल ऑफ क्लोथ के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है। और कम्युनिकेशन में एज इन स्पीच सिंथेसिस फॉर स्पीकिंग इन अनदर लैंग्वेज एक्सेट्रा, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आप देखोगे डीप फेक में। तो सबसे पहले ऑटो एनकोडर होता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो ट्रेन किया गया है कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए इनपुट फ्रॉम द सिंपलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो रिप्रेजेंट कर पाता है जिस तरह का आप उसको इनपुट देंगे उस तरह का वो रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट कर देगा, उस तरह का इमेज वीडियो जनरेट कर देगा। उसको जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क गैन जो है बेसिकली यूटिलाइज करता है टू मशीन लर्निंग नेटवर्क्स, नेमली जनरेटर और एडवर्सरी। अब देखो जिसमें डेटा को इनपुट दिया जाता है, इनपुट डेटा, जनरेटर जो है वो क्या करता है, ट्रेन करता है मॉडल को, मतलब ट्रेन मॉडल जो बेसिकली क्रिएट करता है न्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटा एग्जिबिटिंग ओरिजिनल डेटा। और एडवर्सरी में क्या करता है, डिटेक्ट्स फ्लॉज और फेक्स, जो डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग दोज दैट डू नॉट एग्जिबिट स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल डेटा। फेड्स में देखोगे तो फेड्स द फेक्स बैक टू फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द न्यू डेटा, मतलब फेड्स द फेक बैक टू द फर्स्ट नेटवर्क, पहला ही नेटवर्क में चला जाएगा जो इम्प्रूव करेगा प्रोसेस को, जो क्रिएट करेगा न्यू डेटा को, ठीक है, ये फीड कर देता है डेटा यहाँ पे। उसके बाद देखो रेगुलेशंस क्या है डीप फेक के खिलाफ इंडिया में। तो इंडिया लैक स्पेसिफिक लॉ, कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है डीप फेक के लिए और एआई रिलेटेड क्राइम्स के लिए। डीपी एक्ट 2023 जो है वो करता क्या है, वो बेसिकली पर्सनलाइजेस क्रिएशन यूज़ ऑफ डीप फेक इन्वॉल्विंग द पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो वो पिनलाइज करता है क्रिएशन, मतलब वो दंडित करेगा, ठीक है, अगर कोई डीप फेक कर रहा है या फिर कोई पर्सनल डेटा को यूज़ कर रहा है बिना किसी के कंसेंट का। फिर मीटी जो है वो प्रपोज करता है अमेंडमेंट किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, दैट इज इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स को, जो रूल 2021 में लाया गया था, आईटी रूल्स 2021, जो चेक करता है मिसयूज ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन एसजीआई को, जो इंक्लूड करता है डीप फेक भी, मतलब सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत डीप फेक भी आता है। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जो इनेबल करेगा एसजीआई, मतलब सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को, जो इंश्योर करता है लेबलिंग और परमानेंट मेटा डेटा आइडेंटिफायर। अदर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स को हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर्स, बायो एम्यू एक बेसिकली ए न्यू डीप लर्निंग सिस्टम है, बायो एम्यू 1, ये बेसिकली डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और ये कोलैबोरेशन विद अदर रिसर्चर्स। फिर उसके बाद प्रेडिक्ट करता है फुल रेंज ऑफ शेप को, एज इन वो रेंज डिफरेंट रेंज से क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद प्रोटीन नेचुरली एक्सप्लोरर अंडर द बायोलॉजिकल कंडीशन। फिर उसके बाद अल्फ़ा जीनोम ये क्या है, ये लॉन्च किया गया बाय गूगल डीप माइंड, जो प्रेडिक्ट करेगा हाउ इंडिविजुअल म्यूटेशन इन ह्यूमन डीएनए, मतलब इंडिविजुअल का म्यूटेशन इन ह्यूमन डीएनए अफेक्ट करता है उसके फंक्शन और इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ को। साथ ही साथ ये बेसिकली बिल्ड अप किया गया है अपॉन द गूगल डीप माइंड्स अर्लियर जीनोम मॉडल इन्फॉर्मर और complements to alpha
Miscellany, which specializes in categorizing the effect of variants without protecting protein कोडिंग रीजन। उसके बाद अल्फ़ा फोल्ड जो है वो डेवलप किया गया गूगल डीप माइंड के द्वारा, जो प्रेडिक्ट करता है ए प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फॉर इट्स एमिनो एसिड सीक्वेंस। नोबल लॉरेट डेमिस हेसाबिस एंड जॉन जंपर ने यूज़ किया अल्फ़ा फोल्ड 2 किसके लिए? फॉर प्रिडिक्टिंग द प्रोटीन्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ हाउ प्रोटीन फोल्ड इनटू शेप्स, और डिटरमाइन करते हैं उसके फंक्शंस को। उसके बाद C2C स्केल, तो सेल्स टू सेंटेंस स्केल 27B ये है क्या? ये डेवलप किया गया भाई गूगल डीप माइंड एंड येल यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, जो अंडरस्टैंड करेगा लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स और इंटरप्रेट करेगा कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस को। उसके बाद प्रोजेक्ट सनकास्टर, ये बेसिकली लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, जो एक्सप्लोर करेगा AI कंप्यूटिंग इन स्केल स्पेस यूजिंग द सोलर पावर सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट्स। उसके बाद आयरनवुड क्या है? ये गूगल 7th जनरेशन टेंसर है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, सॉरी गूगल का 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, TPU है, जो डिज़ाइन किया गया है कि वो इन्हांस करे परफॉर्मेंस ऑफ AI मॉडल्स का। ठीक है, क्या है? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है बेसिकली स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, ठीक है, जो बेसिकली एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ASIC भी है, जो डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। मतलब TPU जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर एक चिप है, ठीक है, या फिर सर्किट है, या जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसी TPU को हम लोग एज इन यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ AI मॉडल को इन्हांस करने के बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कैसा एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स, टाइनी पीस ऑफ मैटर एंड वेव्स, और डिस्टर्बेंस और वेरिएशंस दैट ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ ऑब्जेक्ट के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बोथ पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वांटम जो है ये बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट है ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्वांटम जो है वो डिस्क्रीट यूनिट है एनी फिजिकल प्रॉपर्टी का। और जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम वर्नर हेंसबर्ग है, वो वर्क करते हैं, और उनका वर्क जो है वो लेड टू डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको वर्नियर हेंसबर्ग का नाम याद होना चाहिए। उसको क्यूबिट एंड कोहेरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्यूबिट और बेसिक यूनिट इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या यूज़ करता है? क्यूबिट यूज़ करता है एज अ बेसिक यूनिट, लेकिन वो बाइनरी बिट्स नहीं यूज़ करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और क्वांटम कोहेरेंस ये इंपॉर्टेंट है ना, क्यूबिट यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ बाइनरी बिट्स। और क्वांटम कोहेरेंस जो है वो रेफर करता है कि एबिलिटी ऑफ क्वांटम सिस्टम टू मेंटेन कर पाए एज वेल एज डिफाइन कर पाए फेजेस रिलेशनशिप्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, मतलब एक स्टेट टू अदर स्टेट वो क्वांटम कोहेरेंस एज इन वो डिफाइन कर पाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका बिट, ये हो गया आपका क्यूबिट। अब देखो की प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो सुपर पोजिशन, तो एबिलिटी ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल टू बी इन अ मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम अंटिल इट इज़ मेजर्ड। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल, एक क्वांटम पार्टिकल का क्या एबिलिटी है कि वो टू बी इन द मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम अंटिल इट मेजर्ड्स। वहीं इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? द पार्टिकल कैन बी इन मोर देन वन प्लेस एट वंस एंड दे कैन क्रॉस देयर ओन ट्रैजेक्टरी टू इंटरफियर विथ अदर पाथ। ठीक है, मतलब वैसा पार्टिकल जो दैट कैन बी इन मोर देन वन प्लेस, तो वैसा पार्टिकल दैट कैन बी मोर देन इन वन प्लेस एंड दैट कैन क्रॉस देयर ट्रैजेक्टरी टू इंटरफियर इन देयर पाथ। वहीं इंटैंगलमेंट का मतलब क्या होता है? देखो एक एक करके देखते हैं। देखो सुपर इम्पोजिशन का मतलब, देखो ये एक पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट में बंट गया। तो एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल टू बी इन अ मल्टीपल स्टेट्स, तो मल्टीपल स्टेट्स में रह सकता है एट अ सेम टाइम यूनिट अंटिल इट इज़ मेजर्ड। वहीं पे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ये पार्टिकल है वो क्या कर सकता है? दैट कैन बी इन मोर देन वन प्लेस। तो एक ऐसा पार्टिकल जो एक से ज़्यादा जगह में होगा एट वंस, मतलब एक बार में, एंड दे कैन क्रॉस देयर ओन ट्रैजेक्टरी, वो अपना ही ट्रैजेक्टरी क्रॉस कर सकते हैं टू इंटरफियर विद देयर पाथ। ठीक है,
उसके बाद एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है कि टू पार्टिकल बिकम्स लिंक, मतलब दो पार्टिकल जो है वो लिंक हो जाता है सो दैट उनका जो स्टेट है, सो दैट देयर स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो उनका स्टेट जो है वो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हो सकता है। जैसे देखो, चेंजेस टू वन पार्टिकल स्टेट विल इमीडिएटली अफेक्ट द अदर पार्टिकल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है कि एक पार्ट को अगर हम चेंज करेंगे तो दूसरा पार्ट भी चेंज हो जाएगा स्टेट, इवन इफ दे आर फार अपार्ट, इवन इफ अगर मतलब वो बहुत ज़्यादा दूरी पे हो फिर भी। की एप्लीकेशन आप देखोगे ना, तो की एप्लीकेशन किसका बोल रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का बोल रहा है। तो सिमुलेशंस में ही काम आता है, जैसे कि मतलब इन हेल्थ केयर एंड वेलबिंग्स में, ठीक है। सिमुलेशन मतलब एक साथ दोनों को यूज़ किया जा सकता है। देखो, एडवांसिंग मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस, ठीक है, मतलब मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोसिस मतलब ठीक करना है, साथ ही साथ क्वांटम केमिस्ट्री में, जैसे डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन एंड ड्रग्स में, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम उसको देखें, मेडिकल इमेजिंग किए, उसको डायग्नोस्टिक मतलब उसमें क्या ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिस्क्रिप्शंस बनाए। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री का यूज़ किए सो दैट न्यू वैक्सीन्स कैन बी डेवलप्ड, राइट। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन, तो कम्युनिकेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे? ये इंक्लूड कर सकता है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम प्रूफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की QKD। फिर तीसरा सेंसिंग एंड मीट्रोलॉजी, दैट इज एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। और चौथा है मटेरियल एंड डिवाइसेस में डिज़ाइन और सिंथेटिक ऑफ क्वांटम चिप्स, एग्जांपल गूगल क्वांटम चिप्स, विलोस एक्सेट्रा, है ना। अब देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। तो जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवोरेट एंड जॉन M. मार्टिनेस, उनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज किसमें, फिजिक्स में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिसेशंस इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, अगर देखो आयजन आपको मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में तो आया होगा कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिन्स को। क्यों? तो उन्होंने डिस्कवरी किया माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का और एनर्जी क्वांटिसेशंस का। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, क्वांटम इफेक्ट जो है बेसिकली प्रोमिनेंट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है। क्वांटम इफेक्ट, आप क्वांटम की इफेक्ट को आप कहाँ देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल में देख सकते हो। वैनिश एट अ माइक्रोस्कोपिक स्केल, एग्जाम्पल इन एवरीडे ऑब्जेक्ट लाइक अ क्रिकेट बॉल। तो 2025 मतलब 2025 नोबेल प्राइज ऑनर्स एक्सपेरिमेंट दैट, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे क्वांटम फेनोमेना जैसे कि क्वांटम टनलिंग जो है वो यूज़ किया जा सकता है ऑब्जर्व करने के लिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को। मतलब क्वांटम टनलिंग, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम टनलिंग यू कैन ऑब्जर्व द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। फिर क्वांटिसेशंस ऑफ एनर्जी में, तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल में पार्टिकल जो है वो ऑब्जॉर्व करता है और एमिट करता है एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक था, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ना, पार्टिकल जो है अब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेज नोन एज क्वांटा। उसको क्या बोलते हैं? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल जो एब्जॉर्ब एमिट करता है उसको एनर्जी को, उसको क्वांटा बोलते हैं। पार्टिकल जैसे कि एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, किसी एनर्जी लेवल में ही एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड नॉट इन बिटवीन दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना को क्या बोला गया है? इसको क्वांटिसेशंस ऑफ एनर्जी बोला गया है। क्वांटिसेशंस ऑफ एनर्जी मतलब देखो एज ए नॉर्मल टर्म्स आप देखोगे तो क्वांटिसेशंस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी मतलब पार्टिकल्स एज इन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो है वो फिक्स एनर्जी लेवल में रहते हैं, नॉट इन बिटवीन, ठीक है। वहीं क्वांटम टनलिंग जो है बेसिकली, तो क्वांटम फिजिक्स रिवील करता है कि एक सरपासिंग फेनोमेना, दैट इज़ व्हेन अगर एक पार्टिकल जो है वो एनकाउंटर करता है एक बैरियर को। बैरियर मतलब ए वॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मतलब उसके पास उतना ही एनर्जी है। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट, वहाँ पर मतलब एक प्रोबेबिलिटी है कि इट में पास थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन अदर साइड। मतलब वो हो सकता है कि जैसे देखो, मैं अगर यहाँ से बॉल फेंकता हूँ तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए तो बॉल आगे निकल जाएगा, राइट। इस पासेस थ्रू द बैरियर एंड अपीयर ऑन अदर साइड। दिस स्ट्रेंज बिहेवियर नोन एज क्वांटम टनलिंग ऑकर्ड ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल। तो ये कब होता है? मतलब ये जो बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल में देखा गया है, सॉरी, ये सिर्फ
माइक्रोस्कोपिक स्केल में देखा गया है। तो यही ये कह रहा है क्वांटम टनलिंग। तो जैसे देखो अगर क्लासिक एग्जांपल देखोगे ना रेडियो एक्टिव डिके का, जहाँ पे पार्ट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिया जो है स्केप कर जाता है फ्रॉम द टनलिंग थ्रू इट्स पोटेंशियल बैरियर एंड इज सीन एज अल्फा डिके। समझ में आ रहा है ना? जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके आप करोगे ना, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियर जो है, एटॉमिक न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस स्केप कर जाता है, निकल जाता है यहाँ से। देखो ये निकल गया ऐसे टनलिंग से, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, रेडियो अल्फा डीके हो जाता है, सीन से अल्फा डीके। तो वो स्केप कैसे होता है, तो वो थ्रू द फेनोमेना नोन एज टनलिंग के थ्रू वो बाहर आ जाता है अपने पोटेंशियल बैरियर से, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अब देखो अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स में आप देखोगे तो जॉन क्लार्क और माइकल डोवेरेट और जॉन मार्टिनिस ने बिल्ड किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें दो तरह का सुपर कंडक्टर को यूज़ किया गया, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। दो तरह का सुपर कंडक्टर को और सेपरेट किया इस इंसुलेटर की तरह, ठीक है। और जोसेफिन जंक्शन, तो एज एन उसको इंसुलेटर को जो सेपरेट किया उस जंक्शन को क्या बोला गया, जोसेफिन जंक्शन। दे डिमॉन्स्ट्रेट, उन्होंने देखा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल सर्किट में है वो बिहेव करते हैं कलेक्टिवली एज अ सिंगल क्वांटम पार्टिकल। और दे ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने साथ ही साथ और क्या देखा कि दे डिमॉन्स्ट्रेटेड द क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द सर्किट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी आप देखोगे ना, तो डिस्कवरी रिवील करता है कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट जो इनेबल कर रहा था एक्सपेरिमेंट को, दैट अप्लाई एन क्वांटम फेनोमेना टू लार्ज स्केल सिस्टम। बेसिकली एक पार्टिकल, दिस पार्टिकल कैन लेटर यूज टू क्रिएट द क्यूबिट्स। उसके बाद द वर्क जो है, बेसिकली द वर्क हैज़ एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी सच एज क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। अब देखो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD, अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो स्टार्टअप क्यू नूब लैब जो है वो सपोर्ट करता है, मतलब वो सपोर्ट किया गया है अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो स्टार्टअप क्यू नूब लैब जो है, देखो एक लैब का नाम है क्यू नूब लैब, ठीक है। क्यू नूब लैब वो बेसिकली सपोर्ट किया गया नेशनल क्वांटम मिशन के द्वारा। ये बेसिकली सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया का फर्स्ट एक्सटेंसिव QKD नेटवर्क, जो कितना है, स्पैनिंग ओवर 500 किलोमीटर्स, ठीक है। अब न्यूज़ में और आप देखोगे तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है इन नेटवर्क जो बेसिकली डिप्लॉय किया गया ओवर एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या करता है, मेकिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन क्वांटम secure communication. साथ ही साथ it was done under a project funded through the iHub Quantum Technology Foundation under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System NMICPS। अब जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये होता क्या है, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेवरेजेस है, मतलब लेवरेजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो इंश्योर करता है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनक्रिप्शन की यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन। QKD जो है बेसिकली एग्जांपल है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का, जिसको हम लोग क्वांटम एनक्रिप्शन भी बोलते हैं। बेनिफिट्स आप देखोगे ना ऑफ एंटेंगलमेंट बेस्ड ऑन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फंक्शन आप जो देखते हो तो एंटेंगलमेंट का, तो इंश्योर करता है सिक्योर की शेयरिंग इवन विद द कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस। उसके बाद इवेज ड्रॉपिंग डिटेक्शन, मतलब इंटरसेप्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम स्टेट्स और रिवेलिंग इंस्ट्रक्शंस। और फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्क विदाउट कॉस्टली फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब विदाउट कॉस्टली फाइबर ऑप्टिक्स से भी ये वर्क करता है, जो सुटेबल है फॉर टफ टेरेन एंड डेंस सिटीज़ के लिए, राइट। अब देखो अदर डेवलपमेंट आप देखोगे ना, तो नेशनल क्वांटम मिशन NQM, तो देखो QPAI, ठीक है। स्टार्टअप जो है, मतलब स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन NQM, जो लॉन्च किया गया, मतलब जिन्होंने लॉन्च किया 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर QPAI इंडस ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे। तो QPAI जो है ये हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 25 क्यूबिट QPU। अब देखो नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो QPAI तो आपको याद रखना है, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट अब यहाँ हो जाता है कि नेशनल क्वांटम मिशन ये है क्या। देखो इसका एम क्या है कि आपको सीड करना है, टू सीड नर्चर और स्केल अप, मतलब एज इन आपको लगाना है, उसको बढ़ाना है और आगे और ऊपर मतलब बढ़ाना है, ठीक है। तो द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ क्रिएट करना है एक वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली वन ऑफ द 9 इनिशिएटिव है अंडर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल
NISTIAC। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है नेशनल क्वांटम मिशन का? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे ना, तो अगर हम लोग ऊपरी ऊपरी देख लेते हैं तो क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को एज इन क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, मतलब एक सिक्योर और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट करना है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो लगभग 2000 किलोमीटर्स का होना चाहिए। वहीं पे क्वांटम कंप्यूटिंग पावर जो है उसको भी डेवलप करना है, मतलब क्वांटम कंप्यूटर जिसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी 100 कम से कम 1000 क्यूबिट्स का होना चाहिए, जो अनलॉक करेगा इमेंस एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ को। उसके बाद मैग्नेटोमेट्री एंड एटॉमिक क्लॉक्स, दैट इज जैसे कि एडवांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट्स एंड रिलायबल एटॉमिक क्लॉक्स। उसका क्वांटम मटेरियल डिज़ाइन, तो वो सिंथेसाइज करना है, कैरेक्टराइज करना है नोवेल क्वांटम मटेरियल को, जो बेसिकली टेलर्ड किया जाएगा प्रॉपर्टीज़ फॉर कटिंग द एज डिवाइस फैब्रिकेशंस। अब देखो मिशन जो है वो क्या करेगा, वो प्लान करेगा कि स्टैब्लिश करना है 4 थीमेटिक हब्स, टी हब्स। तो 4 थीमेटिक हब्स कौन सा होना चाहिए? तो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मटेरियल एंड डिवाइसेस। वहीं पे क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग, ये क्या होता है? तो गूगल क्वांटम प्रोफेसर, तो गूगल क्वांटम प्रोसेसर विलो ने आउट परफॉर्म किया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब गूगल का क्वांटम प्रोसेसर विलो जो है वो क्या कर रहा है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना है। ये इन्होंने कितना स्पीड अचीव किया है? तो 13,000 इंटू स्पीड अप ओवर द बेस्ट क्लासिकल एल्गोरिथम टू टॉप सुपर कंप्यूटर। तो आपको एज किसका नाम याद रखना है? विलो का नाम याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली किसका है? तो गूगल क्वांटम प्रोसेसर है वो। उसको देखो टर्म जो है वो डिटेक्टेड क्वांटम इकोस एल्गोरिथम ऑफ स्क्रैम्बल डेटा, जो प्रोवाइड करेगा प्रूविंग द इंफॉर्मेशन रिटेंशन थ्रू एंटेंगलमेंट्स। अब देखो अबाउट क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या है? ये रेफर करता है रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द क्वांटम एनर्जी। तो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ पे? अक्रॉस द क्वांटम एनर्जी, ठीक है। कहाँ गया? अगर द क्वांटम सिस्टम जो क्या करेगा, मेकिंग इट्स इनएसेसिबल टू लोकल मेजरमेंट। उसके बाद मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व है उसमें, तो डिस्ट्रीब्यूट द क्वांटम डेटा अमॉन्ग द पार्टिकल्स थ्रू द एंटेंगलमेंट्स, हाइडिंग इंफॉर्मेशंस ग्लोबली रादर देन इरेजिंग इट। और एनालॉजी जो है लाइक ड्रॉप ऑफ आई डिस्पर्सिंग इन वाटर, और इंफॉर्मेशन इनिशियली स्टोर्ड इन 1 क्यूबिट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेनी क्यूबिट्स। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना है एक वेरीफिएबल क्वांटम एडवांटेज और इन्हांस करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। फिर QSIP मतलब क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, ये प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट करते हैं क्यूसिप टू द नेशंस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्यूसिप मतलब क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज नेशन को डेडिकेट किया है। अब ये होता क्या है, ये है क्या क्यूसिप? ये बेसिकली क्वांटम सिक्योरिटी चिप है जो प्रोवाइड करता है क्वांटम सर्टिफिकेट रैंडमनेस को, मतलब रैंडम नंबर किसके लिए? फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, जो यूज़ किया जाएगा इन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के लिए, जो इंश्योर करेगा डिफेंस अगेंस्ट किसके? साइबर थ्रेट के। मतलब अगर नंबर अलग रहेगा तो आप उसको टारगेट तो नहीं ना कर सकते हो, तो साइबर थ्रेट से एज इन डिफेंस मतलब बचेगा, और फ्यूचर क्वांटम अटैक से भी वो बचेगा। उसके बाद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI, ये है क्या? तो देखो स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट, तो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो क्या रिक्वायर करता है? दैट रिक्वायर्स अ मेंटल पासवर्ड बिफोर एनी थॉट्स दैट कैन बी डिकोडेड इनटू टेक्स्ट और ऑडियो। अब देखो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो इनेबल करता है डायरेक्ट ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन, जो ट्रांसलेट करता है न्यूरल सिग्नल इनटू कमांड्स को। तो न्यूरल सिग्नल को वो क्या करेगा? कमांड में तब्दील कर देगा। वो बाईपास करेगा मस्कुलर कंट्रोल को, जो अलाउ करेगा जो अलाउ करेगा यूज़र को कि वो हाउ टू ऑपरेट एप्लीकेशंस विदाउट अलोन। BCI जो है वो एक्वायर करता है ब्रेन एक्टिविटी को, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मेंटल पासवर्ड है, रिक्वायर्स ए मेंटल पासवर्ड, और यहाँ पे न्यूरल भी कहीं लिखा हुआ है, न्यूरल सिग्नल इनटू कमांड्स। तो वही ये कर रहा है कि एक्वायर करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। जहाँ न्यूरल वर्ड आ जाता है ना, तो वैसे ब्रेन की एक्टिविटी को ये बेसिकली सिग्निफाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो न्यूरल एक्टिविटी को एक्वायर्स द ब्रेन एक्टिविटी को कैसे? इन्वेसिव इम्प्लांट्स और नॉन इन्वेसिव वेरिएबल्स, ठीक है, जो बेसिकली प्रोसेस करेगा सिग्नल को और सेंड करेगा कमांड विथ फीडबैक क्रूशियल फॉर यूजर अडेप्टेशंस।
उसके बाद देखो ब्रेन कंप्लीट इंटरफेस वो है क्या कि सबसे पहले मोटर कंट्रोल दैट इज प्लान टू डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, ठीक है। ये बेसिकली कैसे हो सकता है, ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस कि आपको लैम्प मतलब एज एन लाइट जलाना है या नहीं जलाना है, ठीक है। उसके बाद BCI कंट्रोल प्लान जो डिसाइड टू टर्न ऑन लैम्प, फिर एग्जीक्यूशन कैसे करोगे कि डिसाइड टू टर्न ऑन लैम्प में सबसे पहले रीच आउट टू योर आर्म्स एंड यूज योर फिंगर टू प्रेस द लैम्प ऑन और ऑफ। वहीं पे BCI कंट्रोल कैसे करेगा कि डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, तो द कंप्यूटर जो है एनालाइज करेगा योर ब्रेन एक्टिविटी, आइडेंटिफाई करेगा कि ये विश टू टर्न द ऑन द लैम्प, इट सेंड सिग्नल टू द लैम्प जो इंस्ट्रक्ट करेगा इट टू टर्न ऑन। वहीं पे आउटपुट जो रहेगा ना इसका मतलब प्लान का, तो द डिवाइस जो है द लैम्प रिस्पॉन्ड्स टू योर एक्शन बाय टर्निंग ऑन। वहीं पे ये BCI कंट्रोलर जो रहेगा ना प्लान, वो डिवाइस जो है द लैम्प रिस्पॉन्ड्स टू द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर बाय टर्निंग ऑन। की एप्लीकेशन आप देखोगे ना BCI का मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का, तो यहाँ आप मेडिकल पर्पसेस में, मेंटल वेलनेस में, गेमिंग इंडस्ट्रीज में, कॉग्निटिव इनहांसमेंट में वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो मेडिकल में कैसे यूज़ कर सकते हो, आप रिस्टोर कर सकते हो, रिस्टोरिंग द मोबिलिटी एंड स्पीच फॉर पेशेंट्स विथ पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक्स, ठीक है, उनको रिस्टोर कर सकते हो उनका मोबिलिटी। उसके बाद मेंटल वेलनेस में कैसे, तो प्रोवाइड कर सकते हो फीडबैक, किसके लिए, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या कर सकते हो, तो आप इनेबल कर सकते हो इमर्सिव गेमिंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स को। और कॉग्निटिव इन्हांसमेंट में क्या कर सकते हो, तो पोटेंशियल फॉर इन्हांसिंग द सेरेमनी अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग्स। उसके बाद आगे हम देखते हैं रिलेटेड न्यूज़ में। देखो ब्लाइंड साइट ये होता क्या है, वैसा साइट जो देखा नहीं जा सकता है। तो न्यूरा लिंक जो है वो एम है, मतलब वो एम करता है कि वो इम्प्लांट करेगा ब्लाइंड साइट चिप, किसके लिए, इन फर्स्ट ह्यूमन इन 2025। तो ब्लाइंड साइट होता क्या है, तो BCI जो है वो इम्प्लांट करेगा, मतलब इम्प्लांट दैट एम टू रिस्टोर द विजन, मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं ना, बाई पासिंग द रेटिना एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स में क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और एज एन रिस्टोर द विजन्स, ठीक है। और किसको बाईपास कर देगा, तो बाईपासिंग द रेटिना, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इंसान देख नहीं सकते उनके लिए बेसिकली अब ये न्यू इन्वेंशन चल रहा है। कॉर्टेक्स जो है एक रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नर्व सेल टिश्यूज है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग द विजुअल डेटा। मतलब जो आप देख रहे हो उसको प्रोसेस कहाँ किया जाएगा, तो कॉर्टेक्स में किया जाएगा, रिलेट फॉर द रेटिनास। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे जो एम्बेडेड है इन विजुअल कॉर्टेक्स और कैपेबल है ऑफ स्टिमुलेटिंग द न्यूरॉन्स और न्यू सेल्स, नर्व सेल्स। उसके बाद 3D प्रिंटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जापान जो है बिल्ड कर रहा है 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशंस इन जस्ट 6 आवर्स। देखो 3D प्रिंटिंग जो है बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा फॉर डिजिटल फाइल, ठीक है। वंस मोर 3D प्रिंटिंग इज एन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फॉर डिजिटल फाइल। प्रोसेस इन्वॉल्व आप देखोगे ना, तो 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली अचीव करता है यूजिंग द एडिटिव processes. Basically in an additive processes an object is created by laying down successive layer of material until the object is created, ठीक है। तो इसमें एडिटिव प्रोसेस को यूज़ किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और सक्सेसिव लेयरिंग होता है, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट होता है ऑफ अ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वहीं पे एडवांटेज आप देखोगे ना 3D प्रिंटिंग का, तो इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट, मतलब एज सुन एज द डिजाइनर हैव 3D मॉडल पॉसिबल टू ब्रिंग डिज़ाइन टू लाइफ, ठीक है। वहीं पे लेस डिपेंडेंस ऑन वर्कफोर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फॉर कंट्री लाइक जापान वेयर देयर वर्कफोर्स इज श्रिंकिंग। उसके बाद कस्टमाइजेशन ऑन डिमांड, मतलब अगर मान लो कुछ चेंजेस चाहिए प्रिंटेड डिवाइस में या फिर कुछ जो क्राफ्ट आप जो बनाए, मान लो नॉर्मल जूता बनाया है 3D से, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो बहुत आराम से कस्टमाइज हो सकता है। तो इट कैन बी डन वेरी क्विकली विदाउट अल्टरिंग द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। और वहीं पे कॉस्ट इफेक्टिव आप देखोगे तो सेविंग वन मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो रिड्यूस करेगा इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग कॉस्ट को। उसके बाद आगे देखते हैं मोर डिज़ाइन फ्रीडम में
तो और आपको मतलब मोर डिजाइनिंग आपको मतलब एज इन यू कैन डिजाइन मोर ऑफ थिंग्स ऑन इन दैट सेम ऑब्जेक्ट। जैसे देखो कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज एंड लैटिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। अदर्स में देखोगे तो इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, सपोर्ट्स ऑन डिमांड्स, ऑन लोकेशन प्रोडक्शंस, इंश्योर करता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले, कस्टमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, प्रोटोटाइप्स एक्सेट्रा। एडवांस्ड हेल्थ केयर में देखा जाए तो कस्टमर जो है, कस्टमर का प्रोथेस्टिक्स मतलब जैसे देखो मान लो किसी का नी नहीं है या फिर पैर नहीं है तो आप प्रोथेस्टिक बना सकते हो ना, तो वही फिर या फिर बायो प्रिंटिंग ऑर्गेन्स सच एज ऑर्गेन्स ऑन चिप्स एक्सेट्रा। ये एडवांस हेल्थ केयर में 3D प्रिंटिंग यूज़ किया जा सकता है। उसके हिसाब से मतलब एज इन बेस्ड ऑन अ पीपल फिजिकल अपीयरेंस इट कैन बी मेड आउट। उस पर हिस्टोरिकल स्टडीज में देखा जाए तो हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग फॉसिल्स, रेप्लिकेटिंग एंशियंट आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा, और फॉरेंसिक में रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है एविडेंसेस इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब 4D प्रिंटिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है फ्रॉम 3D प्रिंटिंग, वो उसको आप इवॉल्व कर सकते हो कैसे, आपको एक और डिमेंशन दैट इज टाइम आप ऐड कर सकते हो तो ये 4D प्रिंटिंग हो जाएगा। ये बेसिकली इन इट ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज द शेप और फंक्शन ओवर अ टाइम, तो वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा उसका आप एज इन शेप भी चेंज कर सकते हो ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली सच एज हीट, लाइट और मॉइस्चर एक्सेट्रा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबल कॉइन्स। देखो द जीनियस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द US, जो बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन है क्या, ये बेसिकली टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जिसका वैल्यू जो है वो लिंक्ड है टू दैट ऑफ अनदर करेंसी, कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टेथर मतलब USDT। ये बेसिकली इज पेड टू यूज द US डॉलर। साथ ही साथ दे हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग द एफिशिएंसीज टू पेमेंट्स, और दे हैव प्राइमरली 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स दैट इज फिएट, कोलेटराइज्ड और पहला, दूसरा है क्रिप्टो कोलेटरलाइज्ड और तीसरा है नॉन कोलेटरलाइज्ड। ठीक है, कोलेटरल होता है ना ऐसे भी कुछ गिरवी है ना, फिएट, कोलेटरलाइज्ड, क्रिप्टो कोलेटराइज्ड एंड नॉन कोलेटरलाइज्ड एल्गोरिथमिक। कंसर्न इसका क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो रिस्क ऑफ मास विड्रॉल ऑफ होल्डिंग रिस्क ऑफ मास विड्रॉल ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब तुरंत विड्रॉल किया जा सकता है तो एज इन वो दिवालिया घोषित हो जाएगा ना। फेल द टेस्ट ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कैन नॉट एक्सपैंड क्विकली टू प्रोवाइड द एडिशनल लिक्विडिटी इन केस ऑफ हाई डिमांड, और रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। रेगुलेशंस देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया में, तो करेंटली क्रिप्टो एसेट्स आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। तो क्रिप्टो एसेट्स जो है अभी तक उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आया हुआ है। हाउएवर गवर्नमेंट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2002 ब्रॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन regime फॉर द ट्रांसफर और वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA, जो इम्पोज करता है 30% टैक्स ऑन कैपिटल गेंस फ्रॉम VDA। वहीं पे द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो डिवाइन करता है, मतलब वो बताता है VDA को ये एज एन इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन है जो जनरेट किया गया थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स ऑफ और अदरवाइज, जो ट्रांसफर्ड द स्टोर्ड और ट्रेडेड द इलेक्ट्रॉनिकली, एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, NFT एक्सेट्रा। उसके बाद 2023 में VDA जो है बेसिकली ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। 2023 में इसको एज ए प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लेके आया गया। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क, तो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन distributed public ledger recording all the transactions created via mining, जहाँ पे where computers solve the complex problem to generate coins such that can be brought from broker and stored or spent through the cryptographic wallets। अब देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो RBI गवर्नर ने सजेस्ट किया है अदर सेंट्रल बैंक को कि वो प्रमोट करे CBDC को ओवर स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन के लिए CBDC को आप क्या करना है, प्रमोट करना है, RBI ने बोला है। उसके बाद देखो आफ्टर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC जो है उसके बारे में देख रहे हैं। तो अबाउट CBDC, इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी, ये नया फॉर्म ऑफ मनी है जो बेसिकली एग्जिस्ट करता है ओनली इन डिजिटल फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मनी द सेंट्रल बैंक ने इशू किया वाइडली एक्सेसिबल डिजिटल कॉइन सो दैट डिजिटल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर जो है वो सिंपल बन सके। अब देखो CBDC जो है वो नीड टू बी प्रिफर्ड ओवर स्टेबल कॉइन। तो सोवरेन बैंकिंग में देखा जाए तो मतलब इसको कैसे बैकिंग, मतलब कैसे और
प्रभावशाली बना रहा है, तो सीबीडीसी जो है उसको कंसिडर किया गया लीगल टेंडर, मतलब दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। सीबीडीसी जो है ऑपरेट किया गया विद इन रेगुलेटेड फ्रेमवर्क जो इंश्योर करेगा कस्टमर प्रोटेक्शन को, नॉट लाइक मेनी स्टेबल कॉइन विच लैक रेगुलेटरी ओवरसाइट। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी में देखोगे तो सीबीडीसी जो है वो कैन सिंपली एंड स्पीड अप द इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट, जो रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन इंटरमीडियरीज लाइक स्विफ्ट। अब तो स्विफ्ट एज इन वी आर नॉट यूजिंग। देखो सीबीडीसी इन इंडिया में देखा जाए तो डिजिटल रुपी, मतलब डिजिटल रुपी इस इंडिया सीबीडीसी, डिजिटल रुपी ही इंडिया का सीबीडीसी है, जो इशू किया गया आरबीआई के द्वारा इन डिजिटल फॉर्म एंड अदर फीचर्स सिमिलर टू फिजिकल कैश लाइक कन्वीनियंस ऑफ यूज, गारंटी ऑफ आरबीआई, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद स्टोर्ड इन द यूजर्स डिजिटल वॉलेट, मतलब आपको एक डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा, उसी में आपका डिजिटल करेंसी रहेगा, और साथ ही साथ कैन बी यूज़ किया जा सकता है टू रिसीव सेंड मनी और मेक पेमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक एनी फिजिकल रुपीज़ नोट। वहीं आरबीआई जो है करेंटली कंडक्ट करता है पायलट प्रोजेक्ट किसके लिए, फॉर 2 टाइप्स ऑफ सीबीडीसी, वो रिटेल और होलसेल के लिए। तो रिटेल सीबीडीसी अब जो देखोगे ना वो अवेलेबल है टू द जनरल पब्लिक, कैसे, वी डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप्स एक्सेट्रा। और होलसेल सीबीडीसी जो है वो यूज़ किया जाता है among the banks and other licensed financial institution किसके लिए, फॉर इंटर बैंक पेमेंट और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस के लिए। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप देखोगे तो ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग, तो ये ट्विटर को फाउंडर ने शेयर किया है डिटेल्स किसके लिए, ब्लूटूथ मैश ऐप बिट चैट के लिए, ठीक है। मतलब बिट चैट एक क्या है, ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप है, तो ट्विटर के को फाउंडर ने इसका डिटेल शेयर किया है। तो बिट चैट जो है वो क्या करेगा, तो रिलीज ऑन ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क, जो बेसिकली इनेबल करेगा कम्युनिकेशन को, वो उसी पे रिलायड है बिट चैट, ठीक है। कहाँ पे, तो ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग के लिए, मतलब ब्लूटूथ विया ब्लूटूथ यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, किसी डिस्टेंस में अगर लोग हैं तो उससे आप एज इन मैसेज कर सकते हो। फिर व्हाट इज़ ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग, तो इट रिलाइज ऑन ब्लूटूथ, ठीक है, वो बेसिकली ब्लूटूथ क्लस्टर में रिलाई करता है और मैश नेटवर्क में जो क्रिएट किया गया है डिवाइस इन द रेंज। मैश नेटवर्क जो है इसको ऑल्सो नोन एज मल्टी होप नेटवर्क, ठीक है, मैश नेटवर्क को मल्टी होप नेटवर्क भी बोला गया है, इज ए नेटवर्किंग टोपोलॉजी। इन इट डेटा जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम एनी डिवाइस टू ऑल अदर, जो अचीव करता है मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन, इवन इफ वन डिवाइस फेल्स द नेटवर्क कीप्स ऑन वर्किंग। वहीं पे मैसेजेस में देखते हैं तो मैसेजेस जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया और रिलेट किया गया बाय नोट्स अंटिल दे रीचेस द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। उसका पोटेंशियल बेनिफिट देखोगे तो नो सेंट्रल डेटाबेस, मतलब मैसेजेस जो है वो स्टोर किया गया एंटायरली ऑन यूजर्स डिवाइस एंड आर डिलीटेड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, और दिस डिजाइन जो है बेसिकली क्रिएट किया गया टू प्रायोरिटी यूजर्स प्राइवेसी। ऑल्सो मैसेजेस जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब वो एज ए लीक आउट नहीं हो सकते हैं, डो नॉट लीव द नेटवर्क। वहीं पे नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब यूजर जो है आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी अकाउंट, तो यूजर्स को कोई अकाउंट नहीं चाहिए, यूजर देयर ईमेल और फोन नंबर, मेकिंग द कम्युनिकेशन एनोनिमस। मतलब रेडिट आपने यूज़ किया है ना, उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है लेकिन वो एनोनिमस भी है बहुत ज़्यादा, तो सेम ये भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, बेसिकली मेटा ने सेलेक्ट किया है मुंबई और विशाखापट्टनम को एज ए लैंडिंग साइट किसके लिए, फॉर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर नॉर्थ को किसने, मेटा ने किया है सेलेक्ट, ठीक है। अंडर सी केबल चलता रहता है ना वो उसी के लिए, ये बेसिकली कनेक्ट करता है 5 मेजर कॉन्टिनेंट को, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबसी केबल प्रोजेक्ट है। अब देखो अंडर सी केबल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल है जो ले डाउन किया गया अक्रॉस द ओशियन फ्लोर, जो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन और इनॉमेल करता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशंस को। इसका सिग्निफिकेंस आप देखोगे तो अंडर सी केबल जो है बेसिकली बैकबोन है इंटरनेशनल इंटरनेट्स का। उसका विक्रम 3201, ये इंडिया का पहला 32 बिट प्रोसेसर है जिसका नाम क्या है, विक्रम 3201, ठीक है। तो प्रेजेंट किया गया पीएम एट अ सेमिकॉन इंडिया 2025। तो सेमिकॉन इंडिया एक क्या था, सेमिनार था, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम था, वहाँ पे बेसिकली विक्रम 3201 को प्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये 32 बिट प्रोसेसर है, ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ इंडिजिनियसली डिजाइन 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। मतलब 16 बिट विक्रम 1601 एक माइक्रो प्रोसेसर था, उसको एडवांस करके विक्रम 3201 कर दिया गया, पहले 16 था अब 32 हो गया, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर है विच हैज़ बीन फ्लाइंग इन एवियोनिक सिस्टम ऑफ इसरो लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक स्पीसीज मतलब रॉकेट्स में है ना, लॉन्चिंग साइट्स में, लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट्स में। फिर उसके बाद फुल्ली आप देखोगे मेड इन इंडिया है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो क्वालिफाइड है फॉर हार्श एनवायरमेंट और कंडीशंस ऑफ लॉन्च व्हीकल। साथ ही डिज़ाइन
किया गया एंड डेवलप किया गया भाई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL चंडीगढ़। उसके बाद बेसिकली दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड कल्पना 3201 ऑन अनदर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आपको याद रखना होगा, मान लो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ 3201 कल्पना 3201 वो है क्या, तो ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। फास्टैग, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने लॉन्च किया है फास्टैग एनुअल पास फैसिलिटी। एक डिवाइस है बेसिकली एम्प्लॉय किया गया रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब के तहत, ठीक है। एक डिवाइस है दैट एम्प्लॉय करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, किसके लिए, सो दैट यू कैन मेक टोल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट वाइल द व्हीकल इज इन मोशन। RFID जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, वो कंसिस्ट करता है आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ किया जाता है ऑफ द टैग्स एंड रीडर्स, और एम्प्लॉय करता है रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल टू नियर बाई रेडार्स। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। एफिक्स किया गया ऑन वाइड स्क्रीन विंड स्क्रीन, मतलब शीशा आपके पास है ना, आपका बड़ा वाला शीशा होता है ना गाड़ी का, वहाँ पे विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल, एंड इनेबल्स द कस्टमर टू मेक द टोल पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट्स विच इज़ लिंक टू फास्टैग। फास्टैग के साथ जो अकाउंट आपका लिंक्ड है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देगा रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी के साथ। डेवलप किया गया है NPCI के द्वारा अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस NETC प्रोग्राम। डिजिटल ट्विन ये है क्या, डिजिटल ट्विन जो है एक क्या है, ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, प्रोसेस का, कॉन्सेप्चुलाइज्ड इन अ डिजिटल वर्जन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ये बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेट रियल सिचुएशन एंड देयर आउटकम्स, और अल्टीमेटली अलाउ करता है टू मेक द बेटर डिसीजन। ये बेसिकली यूज़ करता है रियल टाइम डेटा फ्रॉम द सेंसर फॉर बिहेवियर सिमुलेशंस एंड ऑपरेशन मॉनिटरिंग। SSI मंत्रा जो है परफॉर्म करता है वर्ल्ड का पहला कार्डियक टेली सर्जरी अक्रॉस 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अब SSI मंत्रा ये है क्या, इंडिया का इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है, जिसका फीचर क्या है, ये 3D डिफिनेशन विजुअलाइजेशन है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब 3D डिफिनेशन और विजुअलाइजेशन से ये करता क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट कार्डियक टेली सर्जरी करता है, ठीक है, अक्रॉस 10,000 किलोमीटर, ठीक है।